नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, एक कहावत है, स्वास्थ्य ही धन है, या यूं कहे पहला सुख निरोगी काया। अर्थात हम सभी के लिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, ताकत, दौलत और आनंद हमारा स्वास्थ्य है। और यह स्वास्थ्य न सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम है, बल्कि इसके विभिन्न अर्थ है। लेकिन अगर हम सार्वभौमिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहने की बात करें तो हम खुद को स्वस्थ तब कहते हैं जब हमारे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की चुनौतियां, चाहे वो सामाजिक, शारीरिक या भावनात्मक हो, उनके प्रबंधन कार्य को करने में हम सफलतापूर्वक सक्षम हो। और यह सक्षमता, सफलता हमें तब मिलती है जब हमारे स्वस्थ मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए चलिए बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर, देखते हैं आज का सुविचार। महात्मा गांधी ने कहा था, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। आज हमारे बीच मौजूद है बेहद ही खास मेहमान। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। आप हैं डॉक्टर अविनीश कुमार, हेपेटोलॉजिस्ट, रूबन मेडिकल हॉस्पिटल, पटना। अविनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार। अविनीश जी, जैसा कि जानते हैं कि आज विश्व लिवर दिवस है और कहते हैं कि मस्तिष्क के बाद लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और जटिल अंग होता है, जो हमारे शरीर के सैकड़ों कार्य में भी काम करता है। तो आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कुछ हमारे लीवर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं अपने बिहार बिहान के दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और उन्हें ये बताना चाहता हूं कि आज वर्ल्ड लिवर डे है, जो हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके पीछे की वजह है कि हम आपको लिवर के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में, उससे स्वस्थ रखने के बारे में जागरूक कर सकें। लिवर का काम बेसिकली शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ये सैकड़ों कार्य करता है और इसका साइज़ सबसे बड़ा होता है। इसीलिए इसका साइज़ बड़ा होता है क्योंकि इसे कई कार्य करने होते हैं। कम्प्लेक्सिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हम जटिलता कहते हैं। इसके कई कार्य हैं, जैसे कि डाइजेशन में इसका रोल है, मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, इसका रोल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में है, आपका इसके बाइल सिक्रीशन में इसका रोल है, जिसे हम पित्त बोलते हैं, उसमें इसका रोल है। अतः इसमें इतने सारे इसके कार्य हैं जिनकी गणना करना मुश्किल हो जाती है कई बार, और इसकी वजह से ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना जटिल होता है। जी, जैसा कि विश्व लिवर दिवस की बात करें तो कहते हैं कि हर साल विश्व लिवर दिवस एक थीम पर आधारित होता है। 2021 की बात करें तो उसका थीम था कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। 2022 का क्या थीम है और किस प्रकार यह कार्यरत है? इस बार है आपका इफ़ेक्ट ऑफ डायबिटीज़ ऑन लिवर एंड हाउ टू कीप इट सेफ। जो कंडीशन है आजकल हमारे रोज़मर्रा की जीवनचर्या जो है, उसमें डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन हो गया है, जिसे हम मधुमेह की बीमारी भी बोलते हैं। तो मधुमेह की वजह से लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है लोगों का। जैसा कि अविनीश जी अभी आप जिक्र कर रहे थे कि डायबिटीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे लिवर से संबंधित एक गंभीर बीमारी है, इसका किस तरीके से बचाव करें, इसका कुछ सुझाव दें। जी हाँ, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आखिर डायबिटीज़ लिवर को अफेक्ट कैसे करता है, किस तरह से लिवर को डैमेज करता है। तो बेसिकली जब लिवर डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें ब्लड में शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। वो सर्कुलेटिंग शुगर जो होता है ब्लड में, वो लिवर में भी जाता है ब्लड के थ्रू। वहाँ जाकर वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से फैटी लिवर की समस्या डेवलप होती है। जैसे जैसे ये कंडीशन, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड रहा, शुगर की मात्रा अनकंट्रोल्ड रही, तो फैटी लिवर की कंडीशन और एग्रेसिव होती है। वो धीरे धीरे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में कन्वर्ट होती है। उससे फाइब्रोसिस होता है, लेटर ऑन लिवर सिरोसिस जिसको हम बोलते हैं, लिवर का सड़ना जिसको कहा जाता है, वो डेवलप होने की समस्या रहती है, हो सकती है। तो इससे अगर हम बचना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने लिवर को डायबिटीज़ से बचाएं, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप है कि हम अपने शुगर को कंट्रोल करके रखें। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे अपने शुगर को कंट्रोल करके रखना है। उससे भी बेहतर है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो ही ना, तो डायबिटीज़ नहीं हो, इसके लिए अपनी जीवनचर्या और रहन सहन की समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने डाइट को कंट्रोल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, कम वसा वाली चीज़ें खाना, कम शुगर वाली चीज़ें खाना।
इन सब के बाद भी अगर आपको डायबिटीज़ होता है या डायबिटीज़ की समस्या डेवलप होती है तो उसके बाद दवाइयों से या एक्सरसाइज से शुगर को कंट्रोल रखना। जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि पाचन तंत्र क्रिया, और देखते हैं कि लिवर जो है, जो पाचन तंत्र क्रिया, अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जो होती है कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत पाचन तंत्र क्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी से होती है। तो किस प्रकार या कैसी चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए जिससे हम अपने पाचन तंत्र क्रिया के साथ साथ अपने लिवर का खास ध्यान रख सकें? जी हाँ, देखिए हमारी पाचन तंत्र एक ऐसा सिस्टम है जो खुद को हील करने की क्षमता रखता है, लेकिन तब तक जब तक उस पर एक्सेसिव बर्डन या अत्यधिक भार नहीं दिया जाए। तो हम लोग जो भी खाते हैं वो प्रोसेस होके हमारे शरीर से निकलता है या जो भी यूटिलाइज होने लायक होता है वो शरीर में रह जाता है। तो अगर हमें अपने पाचन तंत्र को सही रखना है तो कम से कम बर्डन अपने पाचन तंत्र पे देना है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जितनी अच्छी चीज़ें खाई जाएँ, जैसे कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, सलाद हो गया, और अत्यधिक फाइबर युक्त चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ज़्यादा पानी पिएं। इन सब चीज़ों के सेवन से आप अपने लिवर को और पाचन तंत्र को हेल्दी रख सकते हैं। अक्सर लोगों में पेट में जलन होने की भी समस्या देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि कई बार ये एसिडिटी या ये जो जलन होता है दूध पीने से होता है, जहाँ तक हमने सुना है कि दूध एक कंप्लीट फूड माना जाता है। कितना हद तक यह सही है कि दूध के सेवन से हमें एसिडिटी या जलन की संभावना पेट में होने को मिलती है? नहीं, ये एक भ्रांति मानूंगा मैं, इसे सच नहीं कह सकते हैं। दूध की वजह से कभी जलन नहीं होता है। दूध की समस्या, कई लोगों को दूध के पचने की समस्या ज़रूर होती है। जैसे कई लोगों में एक एंजाइम होता है जो दूध को पचाता है, लैक्टेज एंजाइम उसको बोलते हैं। अगर वो डिफिशिएंट हो तो दूध पचाने में प्रॉब्लम आती है उनको। उसकी वजह से डायरिया, ब्लोटिंग सेंसेशन, पेट का फूलना, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आना, उस तरह की समस्या हो सकती है। अगर ऐसे लोगों को जिन्हें दूध पीने से परेशानी होती है, लूज मोशन हो जाता है या पेट फूलने लगता है या आवाज़ आने लगती है, ज़्यादा बर्पिंग की समस्या होने लगती है, इस तरह की समस्या हो तो उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन दूध से एसिडिटी या जलन नहीं होता है। जी, अगर जलन जो होती है उसके लिए क्या क्या समाधान करने चाहिए? जलन के लिए आपको कई तरह की चीज़ों पर ध्यान देना है। ये बेसिकली एक मल्टीफैक्टोरियल चीज़ें हैं जिसमें कई चीज़ें होती हैं जो उसको एग्रीवेट करती हैं, एसिडिटी को और जलन को। सबसे पहला काम है कि अपना डाइट कंट्रोल रखें, अत्यधिक वसा युक्त और स्पाइसी चीज़ें ना खाएं, फाइबर युक्त और जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और जो मैंने पहले भी बताया आपको, पानी का अत्यधिक सेवन करें। अगर कोई अल्कोहल या स्मोकिंग करता है तो उन्हें उस चीज़ को अवॉइड करना होगा, क्योंकि अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही एसिडिटी की समस्या को एग्रीवेट कर देती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो है वो अपना डाइट जो है वो कंट्रोल करके रखना, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाना, एक साथ अत्यधिक मात्रा में नहीं खा लेना, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जी, और अगर बात करें आज के युवाओं की, खासकर उनके लाइफस्टाइल की, तो युवाओं में लिवर से जुड़ी बीमारियां अधिक देखने को मिलती हैं, बिकॉज उनका जो लाइफस्टाइल है या उनका जो रहन सहन है, जो उनका खान पान है, कहीं ना कहीं उनके लिवर को क्षतिग्रस्त करता है। तो किस तरीके के लाइफस्टाइल और किस तरीके के खान पान को हमें अपनाना चाहिए, उसकी कुछ जानकारी दें। जी, बेसिकली आज का युवा वर्ग जो है वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उनका वेस्टर्न कल्चर में उनके साथ वेस्टर्न डाइट भी आ जाता है, और वेस्टर्न डाइट जो है मोस्टली फैटी डाइट होता है जो कि अत्यधिक वसा युक्त होता है। अत्यधिक वसा युक्त डाइट लेने से उनमें मोटापे की समस्या भी आ रही है, आजकल बहुत कॉमन है। शुगर की समस्या डेवलप हो रही है, बहुत यंग एज में बच्चों को भी डायबिटीज़ हो रहा है। इवन 20 ईयर्स एज में भी डायबिटीज़ की समस्या देखने की आई है। इन सब चीज़ों से, मोटापा बढ़ने से तरह तरह की लिवर की समस्याएं और पाचन की समस्याएं डेवलप होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वेस्टर्न कल्चर अगर अपना भी रहे हैं तो कम से कम डाइट अपना सही रखें। डाइट, इंडियन जो डाइट है वो बहुत ही सही है। बेसिकली उसमें इतना फाइबर युक्त डाइट होता है, हाई फाइबर डाइट होता है, प्रोटीन डाइट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जो एक बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं कि सब चीज़ इक्विवेलेंट अमाउंट में होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उसमें आता है कि आपका 30% तक फैट लेना है, ऑलमोस्ट 30% आपको प्रोटीन लेना है और 40% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर इस अमाउंट में हम लेते हैं तो फिर पाचन क्रिया और स्वास्थ्य भी सही रहेगा और हमारा लिवर भी सही तरीके से काम करेगा। जी, जैसा कि जो लिवर है हमारे शरीर का मतलब दूसरा सबसे बड़ा अंग और जटिल अंग है जो सैकड़ों कार्य करता है, लेकिन यह बड़ी आसानी से क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। तो ऐसे में किन किन खास चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए ताकि हम अपने लिवर को सुरक्षित और उसका बचाव कर सकें या उसका खास ध्यान रख सकें? जी, देखिए
लिवर जो है बहुत ही जटिल ज़रूर है, बड़ा भी है, लेकिन बहुत ही कोमल ऑर्गन है। ये बहुत जल्दी अप्रीहेंसिव हो जाता है, खुद पे बुरा मान लेता है कि मुझे ऐसी चीज़ें क्यों दी जा रही हैं खाने में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो पाचन से संबंधित क्रिया है वो डाइजेशन उसका काम है। तो अगर ऐसी चीज़ें उसको दी जा रही हैं जो उसे पचाने में परेशानी हो रही है तो डेफिनेटली लिवर को प्रॉब्लम होएगी। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने खान पान को सही रखें। खान पान में पहले भी हम लोगों ने बहुत बात की कि क्या खाना है, उसमें कम वसा युक्त चीज़ें, ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, ज़्यादा फाइबर होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना चाहिए, जो वेस्टर्न डाइट है उसको अवॉइड करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, सैलड ज़्यादा होना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ में अपने दिनचर्या को सही करना है कि अगर हम काम में बिजी हैं तो थोड़ा सा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालें, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें। एक रेगुलर रूटीन फॉलो करें, सुबह सही समय पे उठना, रात में सही समय पे सो जाना। हाँ, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि नींद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं है, आपका नींद पूरा नहीं हो रहा है, तो उसका भी असर हमारी पाचन क्रिया पे, लिवर पे, एसिडिटी पे, इन सब पे पड़ता है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, वो भी रात में। ऐसा नहीं कि दिन में आप सो ले रहे हैं और रात में जग के काम कर ले रहे हैं, ये आपके लिए सही नहीं है, लिवर के लिए सही नहीं है। बिल्कुल, मतलब एक अच्छे लिवर के लिए नियमित और वेल डिसिप्लिन दिनचर्या की आवश्यकता है। अगर बात करें लिवर से संबंधित बीमारी की, तो हेपेटाइटिस एक आम बीमारी देखने और सुनने को मिलती है। यह किस प्रकार होता है और इसके क्या बचाव है, उसके बारे में कुछ जिक्र करें। जी हाँ, देखिए, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर का सूजन, जिसे इंग्लिश में हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। उसके कई कारण होते हैं। हेपेटाइटिस के कारण में वायरल हेपेटाइटिस होता है, आपका नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होता है। कुछ दवाइयाँ जो हम खाते हैं उनसे भी हेपेटाइटिस होने की संभावना रहती है। तो वायरल हेपेटाइटिस इन सब में सबसे कॉमन है, जो कि हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। ये दोनों क्रोनिक हेपेटाइटिस होती हैं। अक्यूट हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो उनमें हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, ये दोनों ज़्यादा कॉमन है। एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स लेके आता है, जैसे जॉन्डिस हो गया, किसी को बुखार आने लग गया, उल्टियाँ हो रही हैं, भूख नहीं लग रही है, ये एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं। इनका ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है, ये ट्रीटेबल होते हैं, सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, खुद से ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्रोनिक हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस बी और सी की हम बात करते हैं, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस लॉन्ग टर्म तक, लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी होती है, वो कभी ठीक नहीं होती है। इसीलिए हेपेटाइटिस बी और सी से बचाव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इनमें भी हेपेटाइटिस बी का जो समस्या है उसके लिए टीका अवेलेबल है। तो अच्छी बात यह है कि हम उससे बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का अगर किसी को वैक्सीन लगा हुआ है, टीका लगा हुआ है, तो हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित होता है। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए जागरूक हों, अपना वैक्सीनेशन रेगुलर बेसिस पे कराएं। आजकल हमारे जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है बच्चों का, उसमें हेपेटाइटिस बी रहता है, उन्हें बचपन से ही वैक्सीनेशन हो जाती है। तो हेपेटाइटिस बी से बचाव अगर हम लोग करें तो बच सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट कोर्स होता है। अगर किसी को है तो वो अपना ट्रीटमेंट करा के रिकवर कर सकता है। जी जी। अविनेश जी, ये तो हो गई आपके प्रोफेशन जुड़ी बात है। अब आपसे आपके शुरुआती दौर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार इस चीज़ की शुरुआत की और कहाँ से आपको इन सारी चीज़ों की प्रेरणा मिली। जिस तरीके से आज आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से और किस तरीके से मिली, इसकी कुछ जानकारी। देखिए, मैं बेसिकली बहुत ही बेसिक बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरे पिताजी एक टीचर थे, माँ मेरी हाउसवाइफ थी, और मेरे घर में टीचर थे तो पढ़ाई का माहौल तो था ही डेफिनेटली। मेरे 3 जो बड़े भाई थे वो तीनों मेरे से पहले डॉक्टर ही बने। तो एक प्रेरणा मुझे पहले से थी कि मुझे भी उन्हीं की तरह कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। समाज सेवा एक और चीज़ थी जो मुझे लगता था कि जो मेरे आसपास में, मैंने अपने गांव में ये माहौल देखा कि बहुत लोग इलाज नहीं करा पाते थे, बहुत लोग दूर था इसलिए प्रॉब्लम होती थी, कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी इसलिए वो इलाज नहीं करा पाते थे। तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ करूं, उनके लिए हेल्प कर सकता हूं, तो मैं ज़रूर करूं। तो यही एक प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आई और मुझे उससे प्रेरणा मिली, तो मैं आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे इस चीज़ की शुरुआत हुई। बिल्कुल। बात करें लिवर की बीमारियों की, तो कहा जाता है कि इसके जो संकेत या लक्षण होते हैं तब तक पता नहीं चल पाता जब तक यह पूरी तरीके से हमारे लिवर को डैमेज ना कर दे। तो ऐसे कौन कौन से अर्ली सिम्टम्स होते हैं या कोई लक्षण होते हैं जिससे हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें और जल्द से जल्द इसका इलाज करवा सकें? जी देखिए, लिवर की बीमारी जो होती है कई बार एकदम आखिरी स्टेज में, एंड स्टेज में पकड़ में आती है और बहुत ही माइनर और ऐसे ये
नॉन स्पेसिफिक लक्षण होते हैं जिनमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये गैस की वजह से हो रहा है, गैस की वजह से हो रहा है, और वो उसका इलाज या जांच नहीं कराते हैं और धीरे धीरे लिवर डैमेज होते होते ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है जहां से उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है, रिकवरी होना पॉसिबल नहीं हो पाता। अर्ली लक्षण्स की अगर हम बात करें कि क्या इनिशियल साइंस और सिम्टम्स होते हैं जिससे हम लिवर की बीमारी को पकड़ सकते हैं, तो उसमें एक तो होता है कि अगर किसी को पेट के दाहिने हिस्से में ऊपर की तरफ दर्द या डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा हो, हल्का हल्का दर्द हो, डिस्कम्फर्ट हो, भारीपन महसूस हो रहा हो, काम करने की इच्छा नहीं हो, थकान महसूस हो, कमजोरी लगे, भूख लगना कम हो जाए, वज़न घट रहा हो, इस तरह की दिक्कतें अगर हों तो ये समझना चाहिए कि कुछ लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसका सही समय पे हम लोग इलाज कराएं या जांच कराएं तो हमें बीमारी पकड़ में आ सकती है और उसका निदान भी संभव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, और जब बीमारी लक्षण आगे बढ़ जाते हैं तब फिर मुश्किल होने लगती है। उसमें कई चीज़ें होती हैं जो देर से आती हैं, जैसे पेट का साइज़ बढ़ने लगना, यानी पेट में पानी भरने की समस्या होती है, जॉन्डिस आने लगना, शरीर पे खून के चकत्ते आने लगना, दाग धब्बे आने लगना, बेहोशी के लक्षण या ऊट पटांग बातें, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मरीज, उस तरह की लगे कि मरीज नाम भूल जा रहा है, आपको पहचान नहीं रहा है, इस तरह की दिक्कतें जब आने लगती हैं तो ये एंड स्टेज के लक्षण होते हैं कि अब ये लिवर जो होता है डैमेज हो चुका है, अब इसमें रिकवरी करना मुश्किल होगा। तो अर्ली स्टेज में अगर हम उसको पकड़ पाते हैं तो एंड स्टेज में जाने से बचा पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर शुरू के साइंस हम पकड़ पाएँ, उनको अगर सही समय पे जांच करा लें, उसका इलाज करा लें, तो हम उसको अपने लिवर को बचा सकते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अक्सर यह भी एक चीज़ देखने को सुनने को मिलता है कि हम कहते हैं कि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो हमारे लिवर से होकर गुजरता है, चाहे वो दवा ही क्यों ना हो। इसलिए अपने लिवर को मजबूत और सही बनाने के लिए लोग कई बार कई तरह के हेल्थ टॉनिक्स भी पीते हैं। तो किस हद तक उन हेल्थ टॉनिक्स को लेना सही है? बेसिकली हेल्थ टॉनिक्स की अगर हम बात करें तो आजकल बहुत चलन में है, आयुर्वेद में भी, होम्योपैथ में भी, इसमें आपका एलोपैथ में भी, हर तरह अवेलेबल है। और लिवर के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको डराने की भी शुरुआत हो चुकी है कि अगर आप इस चीज़ से नहीं बचेंगे, अगर आप लिवर के लिए रोज़ टॉनिक नहीं लेंगे या रोज़ कुछ दवा नहीं खाएंगे तो आपका लिवर डैमेज हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कुछ भी साइन दिखता है, कुछ भी सिम्टम दिखता है, कुछ भी परेशानी होती है तो पहले आप जाँच कराएँ। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आती है लिवर के लिए तो डेफिनेटली आपको दवा की ज़रूरत है या टॉनिक की ज़रूरत है। अगर आपका लिवर नॉर्मली फंक्शनल है, अच्छे से काम कर रहा है, उसकी वजह से आपको शिकायत नहीं है, तो फिर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, डेली लिवर टॉनिक्स की ज़रूरत नहीं है किसी भी फॉर्म में। पहले ये क्लियर कर लेना है कि ये लिवर की वजह से ही हो रहा है या कोई और कारण है। अगर कोई और कारण है तो उसका इलाज होना चाहिए, ना कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से या किसी के कहने पर दवाइयाँ खाते रहें या टॉनिक्स लेते रहें। जी बिल्कुल। अभी भी आपने जिक्र किया सिरोसिस बीमारी का, उसके बारे में भी कुछ, उस पर भी कुछ प्रकाश डालें। देखिए, लिवर सिरोसिस बेसिकली एक एंड स्टेज बीमारी है। एंड स्टेज से हमारा मतलब होता है कि वो उस लेवल पे जा चुका है, लिवर का डैमेज हो चुका है कि वहाँ से रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में कई तरह की समस्याएं आती हैं और कारण उसके बहुत हैं। कारण में कोई भी समस्या, जैसे हमने डायबिटीज़ की बात की थी, डायबिटीज़ में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ से सिरोसिस तक के स्पेक्ट्रम होता है कि वो शुरुआत होती है फैटी लिवर से, लेटर ऑन उसमें नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस डेवलप होता है, फिर उसमें फाइब्रोसिस के लेवल पे जाता है, लेटर ऑन सबसे लास्ट में सिरोसिस डेवलप हो जाती है। जब तक आपका वो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस तक है या फाइब्रोसिस तक भी है, तब तक हम उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। अगर हम उसको डायबिटीज़ को या और भी जो भी कारक हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के कई कारण होते हैं, उनमें एक हो गया डायबिटीज़, दूसरा हो गया बीपी बढ़ना, हाइपरटेंशन की वजह से भी ये होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने की वजह से होता है, मोटापे की वजह से होता है। इन सब की वजह से आपका लिवर सिरोसिस के लक्षण आने की संभावना होती है। इसमें मैं एक चीज़ पे ज़्यादा बात करना चाहूँगा, ओबेसिटी पे। आजकल मोटापा एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है हम लोगों के रहन सहन और दिनचर्या की वजह से, खान पान की वजह से। बहुत ही यंग एज में बच्चे, इवन छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी ओबीज़ होते हैं। ज़रूरी है इसी एज में इनको अच्छी डाइट सिखाना, अच्छी दिनचर्या सिखाना, ताकि वो लॉन्ग टर्म में उनको अफेक्ट नहीं करे। अगर अभी बच्चे ओबीज़ हैं, लेटर ऑन उनको ओबेसिटी की समस्या कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी। धीरे धीरे लिवर डैमेज होता रहेगा, आपको पता भी नहीं होगा, और वो लिवर अर्ली स्टेज में ही डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अर्ली एज में ही वो लिवर सिरोसिस के लक्षण दिखने लगेंगे। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने
दिनचर्या को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को सही करें और लिवर को सिरोसिस के स्टेज में जाने से बचाएं। अब हम बात कर रहे थे लिवर सिरोसिस की। तो लिवर सिरोसिस में कई तरह के लक्षण आते हैं। सबसे पहला जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी आने की समस्या हो सकती है। पहले भी बताया था, हमने बात की थी कि उस पर शरीर पे दाने दाने चकत्ते चकत्ते आ सकते हैं। कन्फ्यूजन की समस्या डेवलप हो सकती है, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, काला काला रंग का पखाना हो सकता है, लैट्रिन हो सकता है। इस तरह की समस्या अगर आ रही है तो ये लिवर सिरोसिस के सारे लक्षण दिखाते हैं। इनका इलाज की अगर हम बात करें तो हर बीमारी के हिसाब से इसका इलाज होता है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है उसका इलाज चलना चाहिए, हेपेटाइटिस सी है उसका इलाज होना चाहिए, डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मोटापे की वजह से है मोटापे की कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अगर अल्कोहल की वजह से है तो अल्कोहल का कर्टेलमेंट बहुत ज़रूरी है। मैं बात करूँगा अल्कोहल की, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में अल्कोहल बैन है, लेकिन फिर भी अल्कोहलिक मरीज़ हमारे पास बहुत आते हैं। उनका लिवर सिरोसिस हो रहा है, खासकर जो सीमावर्ती इलाके हैं बिहार के, उस एरिया से बहुत मरीज आते हैं जिनको अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की और अल्कोहलिक सिरोसिस की समस्या होती है। तो इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नहीं तो लिवर की सिरोसिस की समस्या, और सिरोसिस की अगर मैं बात करूं तो लिवर सिरोसिस इस समय 10वें नंबर पे है पूरे विश्व में जो किसी मनुष्य की मौत का कारण बन रहा है। तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जैसे जैसे ये समस्याएं, हमारी दिनचर्या ख़राब हो रही है, वो उसका नंबर और बढ़ता ही जाएगा। जी, जैसा कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो मनुष्य होते हैं या जो हम लोग होते हैं अपनी किसी गलती की वजह से अपने लिवर को डैमेज कर लेते हैं, खासकर जैसे आपने अल्कोहल की बात की। लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक पेशेंट्स भी देखते हैं जिनमें लिवर की बीमारी देखने को और सुनने को मिलती है, उसके क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो अगर मैं बात करूं तो लिवर डैमेज का एक चीज़ जो है वो हम लोगों को जांचों में मिलता है, फैटी लिवर। फैटी लिवर एक ऐसी समस्या है जो नॉन अल्कोहलिक्स लोगों में भी मिल रही है, और अल्कोहल सबसे कॉमन कारण था पहले, जब तक बिहार में ये बैन नहीं हुआ था। लेकिन जब से अल्कोहल बैन हुआ है तब से ये सारी चीज़ें अब शिफ्ट हो गई हैं आपकी दिनचर्या और रहन सहन से रिलेटेड समस्याओं की वजह से, जिसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। अर्थात जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे हैं उनमें भी ये फैटी लिवर की समस्या आ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी शुगर की बीमारी, जो दिनचर्या की वजह से और खान पान की वजह से होती है, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, आपका हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें मिलके ये चीज़ें करा रही हैं फैटी लिवर। तो अगर आपको अपने लिवर को फैटी होने से बचाना है या किसी को भी इस चीज़ की समस्या है तो सबसे पहला काम जो है वो ये कि आप अगर पहले से अगर आपने जांच नहीं कराई है तो क्लियर करें कि आपको इन सब चीज़ों में से जो जो फैक्टर्स मैंने बताए उनमें से कोई एक है कि नहीं है। अगर कोई भी एक फैक्टर है तो उसको कंट्रोल करें। अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं है, अगर शुगर है, बीपी है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको कंट्रोल करें। साथ में अपना रहन सहन और दिनचर्या सही करें, खान पान सही करें, फैटी चीज़ें ना लें। इन सब चीज़ों के कंट्रोल करने से आप अपने लिवर को फैटी होने से बचा सकते हैं। अगर लिवर फैटी हो चुका है तो उसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं, और साथ में एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दवाइयाँ उतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना आपका एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल इफ़ेक्टिव होता है। इससे लॉन्ग टर्म में आप इफ़ेक्ट ला सकते हैं, दवाइयों की ज़रूरत फिर नहीं रहती है। लॉन्ग टर्म में आपका अगर एक्सरसाइज और रूटीन फॉलो करते हैं तो कभी भी फैटी लिवर की समस्या नहीं होगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगर बात करें गर्भवती महिलाओं की तो उनमें भी जॉन्डिस और इचिंग की समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन लोग उसे कहते हैं कि ये नॉर्मल फिनोमेना है, जब भी महिला गर्भवती होती है तो ये सब चीज़ें होनी आम बात है। क्या वाकई में ये आम बात है या किसी बीमारी के लक्षण है ये? जी हाँ, ये बिल्कुल भी आम नहीं है। अगर ये बातें हैं तो ये भ्रांति है, इसको मैं फिर से एक बार कहूँगा। प्रेगनेंसी में अगर किसी को भी जॉन्डिस हो रहा है या इचिंग हो रही है तो ये एक बीमारी का लक्षण है। इसको हम लोग इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस बोलते हैं। इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस का मतलब होता है कि लिवर के अंदर जो बाइल का फॉर्मेशन होता है, पित्त का फॉर्मेशन होता है, पित्त बनता है, वो बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। उसको आंतों में आना चाहिए पित्त को। अगर वो वहाँ रुक रहा है तो उसकी वजह से कोलेस्टेसिस होता है। उसकी वजह से बाइल का प्रोडक्शन जो है वो खून में जाने लगता है, आंतों में जाने की जगह। उसकी वजह से जॉन्डिस डेवलप होना शुरू होता है और उसी की वजह से खुजली की समस्या आती है। तो ये बिल्कुल भी आम नहीं है और इसको सीरियसली लेना है। और जब भी इस तरह की समस्या हो, अपने लेडी डॉक्टर से या जिससे भी आप दिखाते हैं उनसे कांटेक्ट करना है, इस पर डिस्कस करना है, क्या है उसका इलाज है, इसके बारे में बात करनी है, या क्या और जांच कराना है, ये क्लियर करना है। इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं प्रेग्नेंट महिलाओं में आती हैं। जैसे कि एक समस्या होती है हेपेटाइटिस, जो हमने पहले भी बात की थी। हेपेटाइटिस ई बहुत कॉमन है प्रेग्नेंट महिलाओं में।
अगर जी। जॉन्डिस आ रही है किसी को, उसके साथ वॉमिटिंग की समस्या या बुखार उससे पहले आया, तो ये समझना चाहिए कि कहीं आपको हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर जी। हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन है तो ये बहुत ही खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं में डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। जी। इसकी मॉर्टेलिटी 25% है। अगर किसी को हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन होता है प्रेग्नेंट महिला को, तो 100 में से 25 महिलाओं की डेथ होने की संभावना रहती है। जी। इसको बहुत ही सीरियसली लेना है और अपने डॉक्टर से बात बिल्कुल। करनी है। अवस्था में अगर महिलाओं को जॉन्डिस या इचिंग की समस्या होती है तो यह बिल्कुल आम नहीं है। ऐसे परिस्थिति में गर्भवती महिलाएं खुद का और अपने आने वाले बच्चे का बचाव किस प्रकार करें, उसकी कुछ जानकारी दें। जी हाँ, जैसा पहले भी बताया गया कि प्रेगनेंसी के समय जॉन्डिस होना या फिर इचिंग होना बिल्कुल भी आम नहीं है, एक गंभीर समस्या है। अगर इस तरह की कोई भी समस्या महिलाओं को लगती है अपनी गर्भावस्था के दौरान, तो उन्हें अपने जो भी डॉक्टर्स को दिखाते हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर ये समस्या क्यों होती है, क्यों हो रही है, उसका क्या उपाय है, क्या जांच करा सकते हैं। उसका निदान बहुत हद तक संभव है और वो बहुत ही ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अगर वो लोग सही समय से उसका उपचार कराते हैं, समय से इलाज करा लेते हैं, तो वो बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खासकर अपने रहन सहन और डाइट की बात करूं तो ऐसी कंडीशन में फैटी डाइट अवॉइड करना चाहिए। जब भी आपको इचिंग की समस्या हो और जॉन्डिस हो, तो फैटी डाइट अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में तो वैसे भी मना किया जाता है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं, अल्कोहल बिल्कुल नहीं, और जो आपका रेगुलर एक्सरसाइज और रूटीन है वो फॉलो करना चाहिए। जी। और जो मेडिसिन्स होते हैं जैसे कि अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए जो महिलाएं लेती हैं, क्या वो मेडिसिन्स भी लेना सही रहता है? बिकॉज कई तरह के वाइटामिन्स उन्हें रिकमेंड किए जाते हैं कि आपको लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वाइटामिन्स आप ले सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ये महिलाओं के लिए ज़रूरी नहीं है, वो बच्चे के लिए भी ज़रूरी होता है, उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होती है। उनको वाइटामिन्स दिए जाते हैं, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स दिए जाते हैं, उनको अच्छी डाइट बताई जाती है, वो सारी चीज़ें उनको ज़रूरत होती हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो वो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के समय कोलेस्टेसिस कराती हैं, तो वैसी दवाइयों को अवॉइड करना होता है, जिसमें कोई हार्मोन थेरेपी कई महिलाओं को चल रही होती है, तो वो दवाइयाँ जो है और ज़्यादा प्रेगनेंसी में कोलेस्टेसिस कराती हैं, उसकी वजह से जॉन्डिस और इचिंग की समस्या आती है। अगर वैसी कोई दवाई चल रही होती है तो उसे बंद करना ज़रूरी हो जाता है। जी। कोई और भी ऐसी बातें जो हमारे लिवर से संबंधित हो और बतौर हेपेटोलॉजिस्ट आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आम लोग नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार कई बीमारी से परेशान होते हैं। तो ऐसी कोई बातें हमारे लिवर से संबंधित जो आप चाहते हैं कि हमारे दर्शक उससे जानें, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कई लोगों को ये नहीं पता होता कि वो क्या खाते हैं जिससे उनका नुकसान हो जाता है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि कोल्ड ड्रिंक्स तो आम ड्रिंक है, वो एक कोई भी ले सकता है और उससे उनकी प्यास बुझ जाती है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही डैमेज करने वाला चीज़ है। आजकल हम लोग कई बार न्यूज़ में भी देखते हैं और पढ़ने में ये आता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक मिले हो जाते हैं, वो उनको आ जाता है, या कई तरह की ड्रग्स कोल्ड ड्रिंक्स में मिले हैं, तो उसकी वजह से फिर दूसरा चीज़ ये होता है कि कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो उनमें प्यास घटाने की जगह और बढ़ाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इनिशियली ये फील होता है कि वो उनका प्यास बुझ रहा है, लेकिन लेटर ऑन उनको वो प्यास और बढ़ती है उससे, इसलिए बार बार पीने की और इच्छा होती है कि और कोल्ड ड्रिंक पी लेता। तो इस चीज़ से आपको अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ जो ध्यान देने की है, वैक्सीनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लोगों को लगता है कि मुझे लगता है कि लोगों में उतनी अवेयरनेस अभी नहीं है हेपेटाइटिस बी के बारे में स्पेशली। कई लोग जैसे मेरे क्लिनिक्स पे या फिर हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी होता है और वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके परिवार में या किसी के भी परिवार में जिसको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, तो अपने परिवार में सबसे पहले सबकी जांच कराएं कि उनको किसी और को उस परिवार में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर सब लोग निगेटिव हैं तो सबको वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए। जी, डॉक्टर अविनीश जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया और लीवर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष अतिथि, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार हमें अपने लीवर का खास ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए आज का हमारा आपको कार्यक्रम कैसा लगा, इसके लिए अपने सुझाव हमें ज़रूर लिखें, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, पटना फ्रेज रोड, पटना 800001, और हमारा ईमेल है director.ddkpatna@gmail.com।